हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिस्ट्री क्लास। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की हिस्ट्री, जिसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का नाम है राजा, नगर और किसान। आज मैं लेकर आई हूँ उस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पिछले चैप्टर में हमने देखा था 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक के कालखंड में उद्भव होने वाले साम्राज्यों और वंशों के बारे में, उनके बारे में कुछ डिटेल्स से पढ़ रहे थे। तो इस कालखंड के दौरान जो 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ था, उनमें हमने पढ़ा था सर्वशक्तिशाली महाजनपद मगध के बारे में। और मगध के साम्राज्य के साथ साथ ही मौर्यकालीन साम्राज्य का भी उद्भव देखा था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मौर्य साम्राज्य की स्थापना और उसका नगरीय प्रशासन और उसका सैन्य प्रशासन देखा था। तो आज हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजा और उनके अभिलेख और उनके बारे में कुछ उसकी मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट नंबर 2। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और इस वंश का प्रमुख शासक माना जाता है सम्राट अशोक। तो अब हम देखते हैं इस कालखंड के में उद्भव होने वाले मौर्यकालीन साम्राज्य के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं स्टूडेंट्स। हमें इस साम्राज्य के जो उत्कृष्ट की जो विशेषताएं हैं वो हमें अभिलेखों या साहित्यिक ग्रंथों से पता चलती हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जिसके अंदर उस कालखंड के साम्राज्यों की नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसके अंदर बताया गया था। किसके अंदर बताया गया था स्टूडेंट्स? अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया था। अब हम देखेंगे मौर्यकालीन अभिलेख। तो पहले अभिलेख में हम देखते हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बच्चों, अभिलेख की परिभाषा हमने क्या बताई थी? अभिलेख वो होते हैं जिन पर किसी वस्तु पर किसी जानकारी को उत्कीर्ण किया जाता था। अर्थात अब हम देखेंगे मौर्यकालीन अभिलेख। सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिलेखों की जो लिपि होती है वो किसके द्वारा पढ़ी गई। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया था। और अब हम देखते हैं मौर्यकालीन कुछ अभिलेख, जिसमें है पहला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो स्टूडेंट्स, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उस समय प्रशासक कौन था वहाँ का? पुष्यगुप्त वैश्य। तो एग्जाम की दृष्टि से ये जो अभिलेख पढ़ाए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण सुदर्शन झील के किनारे हुआ है। इस अभिलेख का 3 बार पुनर्निर्माण हुआ है। तो पहली बार हुआ था अशोक के समय, जिस समय दुस्साहस वहाँ के प्रशासक थे। और दूसरा हुआ रुद्रदामन के समय, राजा रुद्रदामन के समय हुआ था। और किसकी देखरेख में हुआ था इसका पुनर्निर्माण? सुविशाख की देखरेख में। और तीसरी बार इस अभिलेख का पुनर्निर्माण, इस झील का जो सुदर्शन झील के किनारे जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिला है, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का स्कंदगुप्त के समय परदंत व चक्रपाली के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो ये हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण मौर्यकालीन अभिलेख। अब हम देखते हैं मौर्य काल की जानकारी हमें उस तत्कालीन समय में लिखी गई साहित्यिक पुस्तकों के द्वारा भी प्राप्त होती है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके रचनाकार। तो मौर्यकालीन साहित्य और स्रोत में आते हैं। सबसे पहले हमने विस्तार से देखा है अर्थशास्त्र, जो कि
कौटिल्य द्वारा लिखी गई थी। दूसरी है मेगस्थनीज की इंडिका, उसके बारे में भी हमने कुछ डिटेल से पढ़ा था। और अन्य पुस्तकें हैं व्रत कथा मंजरी, जिसकी रचना की गई थी क्षेमेंद्र के द्वारा। चौथी है कथा सरित सागर, जो कि है सोमदेव की। और कलहण की राजतृंगिणी भी उस समय लिखी गई थी। दीपवंश और महावंश, जो सिंहली भाषा में अनुश्रुतियाँ हैं। और भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा महत्वपूर्ण ग्रंथ पतंजलि का महाभाष्य, हरिसेन की व्रत कथा कोश और कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम भी मौर्यकालीन साहित्यिक रचनाएं हैं। अब हम देखते हैं अशोक के समय मिले कुछ अभिलेखों का वर्णन। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, अभिलेख होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है शिलालेख, दूसरा होता है स्तंभ अभिलेख और तीसरा होता है गुहा अभिलेख। तो अशोक को अभिलेख बनवाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई बच्चों? तो अशोक को अभिलेख बनाने की प्रेरणा ईरानी राजा के द्वारा अभिलेखों को लगवाने की प्रेरणा मिली थी। तो अशोक के समय के जो अभिलेख है वो 8 स्थानों से शिलालेख के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिनमें 14 प्रकार की आज्ञाएं हैं। और अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत और लिपि ख्रोष्टी और ग्रीक, अरेमाइक और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये स्थान कौन कौन से स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला है शाहबाजगढ़ी। कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? 8 स्थानों से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पहला है शाहबाजगढ़ी, दूसरा है मनसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा कहाँ पे स्थित है बच्चों? पाकिस्तान में स्थित है। और कालसी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और गिरनार गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश, धौली और जोगड़ उड़ीसा। तो ये 8 स्थान है जहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? अशोक के अभिलेख। तो अभिलेखों से हमें क्या जानकारियाँ मिलती है? वहाँ अशोक के अभिलेखों से हमें जानकारियाँ मिलती हैं उस समय के उसके शासनकाल के बारे में, अशोक के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक प्रणालियों के बारे में हमें क्या मिलती हैं? अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। किनसे? शिलालेखों के द्वारा। तो अब हम जानते हैं कि अशोक, जिसको अन्य शिलालेखों के अंदर देवान प्रियादसी के नाम से जाना गया है, तो उस अशोक के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो मास्की, गुर्जरा और नेतुर और उद्देलगाम 4 ऐसे लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनसे कि अशोक का नाम हमें अशोक मिला है। तो अब हम देखते हैं कि जो अभिलेख है, जो लिपि थी, वो सबसे पहले किसके द्वारा पढ़ी गई थी? तो अभिलेख है जो लिपि थी सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में पढ़ी गई थी, जिसमें सबसे पहले दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा गया था। अब हम देखते हैं कि साक्ष्यों के आधार पर हमें पता चलता है कि भाब्रू शिलालेख कहता है कि अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता था। भाब्रू शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है बच्चों? कि अशोक बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में विश्वास करता था। और अशोक के प्रमुख स्तंभ अभिलेख कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? अशोक के प्रमुख स्तंभ अभिलेखों में आते हैं दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदगढ़ और रामपुर और प्रयाग। तो ये थे अशोक के प्रमुख स्तंभ अभिलेख। और अशोक के समय के कुछ लघु स्तंभ अभिलेख भी प्राप्त हुए, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं स्टूडेंट्स? पहला, जिसमें कि 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला है सारनाथ का अभिलेख, जो कि यूपी में है। दूसरा है सांची का अभिलेख स्तंभ लेख, जो कि एमपी में है। और रुमनदेही, जो कि नेपाल की तराइयों में स्थित है। और चौथा है कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख, जो कि यूपी में है। तो सारनाथ के स्तंभ अभिलेख की स्टूडेंट्स आपको क्या विशेषताएं पता है? सारनाथ के अभिलेख से जो
चक्र प्राप्त हुआ है, जो कि 4 पशु आकृति, जिसमें कि हाथी, घोड़ा, वृषभ और सिंह मिले हैं। वो भारत का राजकीय चिन्ह भी माना जाता है। तो ये था अशोक के अभिलेखों का वर्णन। थैंक यू स्टूडेंट्स।